कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के बारे में जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। कि कैसे जनसंख्या, पहले हम देखते हैं जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी अवस्था क्या होती है? दूसरी में जन्म दर ऊंची रहती है लेकिन मृत्यु दर नीची रहती है। तीसरी में दोनों नीचे होती है। तीसरी में हम देखते हैं कि मृत्यु दर तो पहले से नीची रहती है, जन्म दर भी नीची आ जाती है। और चौथी में हम देखते हैं कि दोनों की दोनों नीचे पॉजिटिव वे में बराबर रहती है। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो उसमें घनत्व भी है लेकिन घनत्व हमारे उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, घनत्व हमारे टॉपिक में नहीं है, हमें वितरण पढ़ना है। वितरण की बात करते हैं तो जनसंख्या को वितरण का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, बटा कैसे हो, क्या चीज़ कहाँ बटी हो, कैसे बटी हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी, यही क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ, जनसंख्या वितरण के 2 प्रमुख कारक होते हैं, याद रखना, प्रमुख, उसके अंदर और भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जनसंख्या वितरण के कितने कारक होंगे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक होते हैं। एक तो कारक होता है आपका प्राकृतिक कारक। ठीक है, अच्छा, प्राकृतिक कारक अगर एक है तो दूसरा दिमाग लगाओ क्या हो सकता है? मानवीय कारक। ठीक है, मानवीय कारक। अब एक एक हेडिंग पढ़ेंगे लेकिन अब बेसिक समझ लें तो नाम से क्या समझ में आता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में मैं बात करूं तो जलवायु प्राकृतिक कारक है, क्योंकि कहीं की जलवायु जैसी होगी, बहुत, अगर मैं बात करूं टुंडा और टेंगा प्रदेश में हम क्या देखते हैं, वहाँ पे एक्सकीमोज या कुछ ही जनजातियां रहती हैं, जनसंख्या बहुत कम है। वजह क्या है, क्यों जनसंख्या कम है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी है, बहुत ठंडी है वहाँ, और बहुत मतलब ठंडा क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है, जिस वजह से वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, मैं भारत में आ जाती हूँ, भारत में अगर हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो स्थलाकृति हो गई। जलवायु के बाद क्या हम देख सकते हैं? स्थलाकृति का मतलब है जो मैदानी क्षेत्र होंगे वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। जो कौन से क्षेत्र होंगे? पहाड़ी क्षेत्र होंगे। क्यों? क्योंकि हाँ, एक चीज तो देखो कि हमें जमीन फ्लैट मिलेगी तो हम घर आसानी से बना सकते हैं, अधिवास बनाने में सुविधाएं होंगी, तो ये सब चीज। हाँ, अब यहाँ पे एक एक हम कारक देखते जाते हैं। पहला कारक है हमारा जलवायु का कारक। देखो, जलवायु का कारक वही चीज मैंने कही कि जैसी स्थिति होगी मनुष्य के स्वास्थ्य निवास संबंधित स्थिति के आधार पर ही वहां पे वितरण हमें देखने को मिलेगा। जलवायु अगर पॉजिटिव में है तो जनसंख्या ज्यादा होगी, जलवायु अगर निगेटिव यानी कि बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत गर्म प्रदेश है, तो जलवायु के हिसाब से वहां पे जनसंख्या कम होगी, बहुत ठंडा और बहुत गर्म। और अगर एक संतुलित अवस्था की स्थिति है तो वहाँ पे जनसंख्या निवास करेगी, यानी वितरण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। दूसरा कारक दे सकते हैं स्थलाकृति या भूविन्यास। ये क्या है भाई? स्थलाकृति या भूविन्यास क्या प्राकृतिक कारक है? जैसे मैंने अभी कहा कि पहाड़ों पे जनसंख्या नहीं होगी, कम निवास करती है। वजह क्या होती है? स्थलाकृति की। वहाँ की स्थलाकृति कैसी है कि वहाँ पे अधिवास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जबकि अगर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों में अधिवास करना काफी आसान होता है। ठीक है, इसी में अगर बात करते हैं, आगे देखते हैं मिट्टी। जैसे ये एक लाइन है, देखो स्थलाकृतियों में 1 2 3 4 लाइन पे देखो, भारत में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी भाग में, पाकिस्तान में सिंधु का मैदानी भाग जनसंख्या अधिक निवास करी। क्यों? मैदानी भाग है, मैदानी प्लेन एरिया है, वहाँ पे निवास करना काफी आसान माना जाता है। मिट्टी, अब ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता है कि कृषि एक बेसिक चीज़ है। कृषि की अगर बात करें तो हम बिना कृषि के सरवाइव नहीं कर सकते। हमें जो फैक्ट्रीज ठीक है, लेकिन फैक्ट्रियों में गेहूं तो नहीं बनाया जा सकता, आटा बनेगा, ठीक है, ब्रेड बनेगी, लेकिन उसके लिए बेसिक चीज़ जो चाहिए हमें, प्राथमिक स्रोत हमारा क्या है? कृषि होता है हर चीज़ का। हम जो चिप्स खाते हैं, चिप्स के पैकेट्स में, तो आलू कहाँ से आ रहा है? खेतों से आ रहा है। तो कृषि बेसिक चीज़ है। तो तीसरा हमारा प्रमुख कारण होता है मिट्टी। और मिट्टी क्यों होती है प्रमुख कारणों में? क्योंकि कृषि इसी पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं खनिज पदार्थ। हाँ, पसंद करेंगे। अब यही सीधी सी बात है, मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ आसपास जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अब मिट्टी एकदम रेतीली होगी, पथरीली होगी, बंजर होगी, तो वहाँ पे लोग सर्वाइव क्यों करेंगे? नहीं रहेंगे, वहाँ पे वितरण कम होगा। खनिज पदार्थ की बात मैं करूँ, खनिज पदार्थ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खनिज पदार्थ में हम क्या देखते हैं? खनिज पदार्थ की स्थिति कैसी है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, आसपास मजदूर बस्तियां बसाई जा सकती हैं। मतलब खनिज की स्थिति औद्योगिक क्रांति होता है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है, देखो बेटा,
कृषि में क्रांति आई। कृषि में क्रांति कब आई? जब नहीं, क्रांति का मतलब होता है, एक चीज याद रखना, क्रांति का मतलब होता है कुछ नया करना। हाँ, तो कृषि में क्रांति, कृषि में कुछ नया हुआ, तो अंग्रेज और उनसे मतलब नहीं है। कृषि में क्रांति का मतलब है जब नए तरह के उर्वरक आए। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, नए बीज, ट्रैक्टर का प्रयोग, किसान क्या होने लगे? पढ़े लिखे होने लगे। उनकी जो अब तो एग्रीकल्चर में पूरा कोर्स करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यही क्रांति है। औद्योगिक क्रांति कैसी क्रांति है? जब मजदूरों को ट्रेनिंग मिलने लगी, इंडस्ट्री लेवल बढ़ने लगा, तो ये क्या एक तरह की औद्योगिक क्रांति है। ठीक है। तो खनिज पदार्थों की अगर मैं बात करूं, तो जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ ज़्यादा होंगे तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ आसपास बस्तियाँ बनाई जा सकती हैं। क्यों बनाई जा सकती है? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, जब खनिज क्षेत्रों के लिए पहचाना जाता है तो जनसंख्या तो निवास करती है वहाँ पे भी। ठीक है। आगे देखते हैं जलाशय। ये तो बेसिक है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मेसोपोटामिया। हाँ, मेसोपोटामिया हमने पढ़ा, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन, हर जनसंख्या वितरण नदियों के, पानी के किनारे, क्योंकि पानी बिल्कुल बेसिक है। पानी बिल्कुल आपका बेस है, बिना पानी के आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो जलाशय तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। पानी की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि जैविक आवश्यकता है, पानी जैविक, बिना पानी के तुम जिंदा नहीं रह सकती। और जलाशय मतलब क्या होता है? वही जलाशय का मतलब होता है कि तालाब, कुंड, पानी की स्थिति जहाँ पे पानी हमें अवेलेबल हो सके। ठीक। अब बात करते हैं स्थिति। स्थल तथा सागर के संदर्भ में किसी भी प्रदेश की स्थिति कई प्रकार से हो सकती है, जैसे मध्य देशीय, महाद्वीपीय, द्वीपीय, सागर तटीय, अंतर पर्वतीय, गिरिपदी। यानी अगर मैं बात करूं कि कुछ क्षेत्र सागर के पास में पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ क्षेत्र सागर से दूर पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। तो वो भूस्थलकृति नहीं है, वो स्थिति है कि कहाँ पे कितनी किसकी ज्यादा स्थिति है। समुद्र तट के जस्ट बगल में अगर जो लोग रह रहे हैं तो उनको भी ये डर रहेगा कि हम एकदम, तुम क्या कहते हो, समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन सकती है? नहीं बन सकती। पता नहीं बाढ़, समुद्र में सुनामी आ जाए, कुछ हो जाए, मतलब थोड़ी सी भी लहरें ऊपर उठेंगी, उसका नुकसान हो जाएगा। तो इन स्थितियों को देखकर भी जनसंख्या का वितरण होगा। छोटी छोटी बस्तियां तुम्हें उनकी मिलेंगी, मछुआरों की छोटी बस्तियां, वो भी झुग्गी झोपड़ियों टाइप की, तो वहां पे वितरण नहीं देखने को हमें मिलेगा। अब देखो बात करते हैं मानवीय कारक। ये इंपॉर्टेंट है। मानवीय कारक की स्थिति हम क्या देखते हैं? मानवीय कारक कौन से कारक? आर्थिक कारक। ये तो सबसे बेसिक है कि मानव कहाँ पे, मुंबई, दिल्ली, बिहार से ज्यादातर लोग मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहाँ जॉब, आर्थिक कारक है। तो जनसंख्या जो वितरण है, अगर मैं बात करूँ, जनसंख्या बढ़ रही है, एक जगह से कम हो रही है, एक जगह से बढ़ रही है। लोग मुंबई जा रहे हैं, लोग कोलकाता जा रहे हैं, लोग चेन्नई जा रहे हैं, लोग बेंगलुरु जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? अपने उद्योग के लिए, अपनी जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं ना। यहाँ पे हम, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं माइग्रेशन पढ़ाऊंगी तो माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। उसमें भी बहुत से कारक होते हैं। कुछ लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए जाते हैं, कुछ लोग अगर मैं बात करूं अपने आर्थिक पहलुओं की वजह से जाते हैं। तो बहुत से कारक हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधित हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं आर्थिक कारक, किस चीज़ का आर्थिक कारक? वितरण का। तो मुंबई में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में ज़्यादा है। मैं अगर इलाहाबाद का कंपेयर करूँ, मैं लखनऊ का कंपेयर करूँ, कानपुर का कंपेयर करती हूँ, तो इन सिटीज़ से दिल्ली, मुंबई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर हैं। क्यों? क्योंकि वह आर्थिक कारक ज्यादा है। यहाँ पे तुम्हें इतनी जॉब नहीं मिलेंगी। जैसे कानपुर, हाँ, कानपुर एक औद्योगिक स्थिति में देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग, सूरत, लोग फिर भी इन शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? इंडस्ट्रीज ज्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो ये एक मानवीय कारक है। इंडस्ट्रीज मानव बना रहे, तो एक मानवीय कारक है जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही। सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या होता है भाई? तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की स्थिति अगर मैं देखूं या बताऊं, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन सा होगा? मैम जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, हम एक ऐसे अच्छे समाज में रहना। तुम जंगल में रहना पसंद करोगे जहाँ एक घर हो? नहीं, तुम एक बस्ती में रहना पसंद करोगे। और हाँ, साथ ही साथ तुम ऐसी बस्ती में रहना पसंद करोगे जहाँ तुम्हारे कल्चर के लोग हों। तो वहाँ पे जनसंख्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, उसी कम्युनिटी की वजह से, उसी समाज की वजह से। ठीक है। और बात करते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक कई तरह के हो सकते हैं। देखो हम बात करते हैं राजनीतिक कारक की स्थिति देखते हैं, तो ये थोड़ा युद्धों की स्थिति भी हो सकती है। युद्ध होते, बंदी बना के ले जाए जाते हैं, लोग माइग्रेट करा दिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। राजनीतिक कारक हो सकता है। ये लोग कहते हैं भाई कि इस स्टेट को बांट दिया है, अलग कर दिया है, तो यहाँ पे इसी भाषा के लोग रहेंगे,
तमिल के तो तमिलनाडु में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ कि जो ये स्थिति होगी, ये क्या होगा, राजनीतिक कारक होगा। आर्थिक परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी जनसंख्या नीतियों का निर्धारण करते हैं। प्रवास नहीं, प्रवास नहीं है, वितरण है। ये वितरण है। क्यों अलग अलग जगह जनसंख्या कम और ज्यादा क्यों है, तो यही कारक है कि जनसंख्या कम और ज्यादा क्यों है। हर जगह वितरण समान में नहीं है। प्रवास करके तो जा रहे हैं ना, प्रवास अलग टॉपिक हुआ तुम्हारा, वितरण अलग टॉपिक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि जनसंख्या हर जगह अलग अलग क्यों है, तो उसके कुछ कारक हैं, कुछ आर्थिक कारक है, कुछ राजनीतिक कारक है, कुछ सामाजिक कारक है। प्रवास तो जाना है, वो तो अलग है, वो तो आकर्षण का कारक हो, हम क्यों आकर्षण कर रहे हैं उधर उस तरफ बढ़ रहे हैं। प्रवास का मैटर नहीं है यहाँ पे, माइग्रेशन अलग टॉपिक है, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जननांग के कारक, डेमोग्राफी। यहाँ पे प्रवास, नगरीकरण, जनसंख्या वितरण, इन सबका मिला जुला स्वरूप है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जननांग के संक्रमण सिद्धांत अवस्था के हिसाब से बटा, जन्म दर मृत्यु दर बढ़ रही है घट रही है, क्यों बढ़ रही है, साक्षरता की वजह से बढ़ रही है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो गई है। अगर मैं बात करूँ साक्षरता बहुत ज़्यादा हो गई है, औरतों को, लोगों को अपने राइट्स पता है, शादी की उम्र क्या हो जा रही है, बढ़ा दी जा रही है। हाँ, तो ये जननांग के कारक है, डेमोग्राफी कारक है, जनसंख्या को प्रभावित करने में बेसिक जो माना जाता है। लिंग अनुपात, साक्षरता, जो कल पढ़ाया था मैंने। लोग कहाँ रहेंगे आके फिर यहाँ पे? वितरण है बेटा, ये वितरण है। वितरण, वितरण क्यों अलग अलग जगह अलग अलग क्यों है, एजुकेशन, लिंग अनुपात, प्रवास, माइग्रेशन की वजह से। तो ये प्रवास एक अपना अलग टॉपिक में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है जननांग के, इसमें जननांग के कारक में। क्यों इंक्लूड किया गया है जननांग के कारक में? क्योंकि मैम अलग अलग जगह पे कुछ कुछ स्थिति, हाँ, प्रवास। अब मैं बात करूँ कि लोग इलाहाबाद से मुंबई की तरफ तो प्रवासी है ये, लेकिन यहाँ पे हम उसको वितरण के तौर पे पढ़ रहे हैं। उसको किस लिए पढ़ रहे हैं? वितरण के तौर पे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये कारक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रवास, पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक जानेंगे कि प्रवास क्यों होता है। प्रवास के दो कारक होते हैं, अंतरराष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय। देखो होते तो यहाँ पे प्रकार दो हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। लेकिन कारक की अगर मैं बात करती हूँ तो एक तो वो कारक होता है ना कि किसी वजह से हम छोड़ के जा रहे हैं और किस वजह से हम वहाँ जुड़ रहे हैं। तो या तो एजुकेशन के लिए जुड़ रहे हैं, या तो हम किस लिए जुड़ रहे हैं, बहुत सी लड़कियों की शादी हो जाती है, ये भी एक कारक माना, हाँ ये भी प्रवास माना जाता है। या मैं बात करूँ लोग हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जाते हैं, मौसमी प्रवास होता है, पर्यटनीय प्रवास होता है, वो अलग है, वो कल पढ़ेंगे, आज इसको सिर्फ पढ़ेंगे।